एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक और हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। स्टार्ट करने का तरीका सेम रहेगा। आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको एक्सेल लेना है। मेरा 2007 वर्जन है, आपके पास ज़्यादा हो तो भी एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा होंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। एक्सेल में स्टार्टिंग में मैं आपको, जैसे वर्ड में मैंने आपको चीज़ों के नाम बताए थे, किसे क्या कहते हैं, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। पहला यहाँ पर आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? तो टाइटल बार में हमारा नाम लिखा हुआ आता है फाइल का, जो कि अभी है बुक 1। सॉफ्टवेयर का आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट आता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के ऑप्शन पूरे सेम रहेंगे जो वर्ड में थे। न्यू से आपकी नई वर्कबुक आएगी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट, तो यहाँ से नई वर्कबुक बन जाएगी। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, आप करके देखिएगा। न्यू वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट। नेक्स्ट आता है ओपन। ओपन से क्या होगा, तो कोई पुरानी वर्कबुक हम खोल सकते हैं। ओपन में जाएंगे, जो वर्कबुक यहाँ पर अवेलेबल होगी या फिर जहां भी आपके कंप्यूटर में रखी हुई है वहां पर आपको जाना होगा। अगर कोई वर्कबुक अवेलेबल हुई तो वो यहाँ से खोल देगा। मेरे पास एक वर्कबुक है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये वर्कबुक ओपन हो जाएगी। थर्ड आता है सेव। सेव से आपकी ये वाली जो आप वर्कबुक आपने अभी करंट में खोल रखी है, ये सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेव एज। सेव एज में भी सेम ऑप्शन जो वर्ड में बताए थे मैंने, कि सेव एज क्या करता है, तो प्रत्येक बार आपसे वो नया नाम पूछेगा आपकी फाइल का। सेव में केवल स्टार्टिंग में नाम पूछता है, शुरू में। अगर मैंने शुरू में नाम दे दिया, मान लीजिए ABC, तो फिर वो अगली बार सेव ऑप्शन मुझसे नाम नहीं पूछेगा। वो ABC फाइल को ही बार बार सेव करता रहेगा, उस एक ही फाइल को बार बार अपडेट करता रहेगा। सेव एज क्या करता है, तो वो प्रत्येक बार मुझसे नाम पूछता है। अगर मैंने ABC नाम की फाइल बना भी रखी है तो वो फिर से नेक्स्ट टाइम मुझसे नाम पूछेगा। इस बार मैं अगर नाम दे देता हूं, मान लीजिए CDE, तो क्या होगा, तो ABC नाम की फाइल हमेशा रखी रहेगी और CDE नाम की एक और फाइल बन जाएगी। तो बेसिक अंतर क्या होता है सेव और सेव एज में, तो सेव एज प्रत्येक बार एक नई फाइल क्रिएट करता है, सेव उस एक ही फाइल को बार बार अपडेट करता है। सेव एज में एक ऑप्शन फिर से आएगा 97 to 2003। इस ऑप्शन के द्वारा अगर आपने सेव करा है तो अगर वर्जन आगे पीछे भी हो गया आपकी दूसरी मशीन का किसी दूसरे जगह पर, तो भी ये फाइल वहां पर खुल जाएगी। मींस अगर आप अभी 2007 चला रहे हैं और अगर आपने इस 2007 वाले वर्जन की फाइल, 2007 जो वर्जन है हमारा, इसकी फाइल अगर मैंने किसी 2003 वाले वर्ड में खोली, तो अगर सेव से मैंने सेव करी है तो नहीं खुलेगी। लेकिन अगर इस ऑप्शन के द्वारा मैंने सेव करी है तो वो कितना भी पुराना वर्ड क्यों ना हो, सभी में एक्सेल क्यों ना हो, सभी में खुल जाएगी। प्रिंट। प्रिंट में हमारा प्रिंट ऑप्शन जो हमारे इस वर्कबुक को प्रिंट कर देगा। क्विक प्रिंट, इसमें कोई आपको डायलॉग बॉक्स नहीं पूछेगा, सीधा क्विक कह सकते हैं प्रिंट निकाल देगा। प्रिंट में पहले आपसे ये बॉक्स पूछता है कि कितनी कॉपीज निकालना है, एक के पीछे एक जो कहते हैं ना हम, वो मीन्स दोनों पेज पर निकालना है आपको, दोनों कॉपीज एक ही पेज पर। और ये कोलाइड भी कर सकते हैं आप, पहले 1 1 निकलेगा, फिर 2 2 और फिर 3 3। अगर आपको 2 3 सेट निकालने होते हैं किसी चीज के, तो पहले फर्स्ट पेज उन सब सेट का निकलेगा, फिर सेकंड पेज उन सब सेट का निकलेगा। ये ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं प्रिंट में। बट क्विक प्रिंट इतना नहीं पूछता है, क्विक प्रिंट सीधा ही एक बार में प्रिंट दे देता है। प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, तो एक बार आपको लास्ट टाइम दिखा देता है, अभी यहाँ नहीं दिखा पाएगा क्योंकि कुछ मैंने बनाया नहीं है। प्रिपेयर, इसमें एक ऑप्शन मैंने बताया था वर्ड में भी, इनक्रिप्ट वाला, जो कि आपकी फाइल में पासवर्ड डालता है। इनक्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे 1 2 3 या कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसको कंफर्म करना पड़ेगा आपको 1 2 3 एक और बार डालकर। अब इस फाइल को जैसे मैं सेव करूंगा, इसमें वो पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। सेव के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नाम कुछ भी डाल देंगे, मैं डाल देता हूँ फिर से ABC। आपको यहाँ पर
इसका पाथ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये सेव हो रहा है, ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े ज़्यादा। इसलिए इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने यहाँ से ले लिया डॉक्यूमेंट, दिस पीसी डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है मेरी फाइल। सेव, जैसे मैंने फाइल सेव करी है, अब इस पर एक पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। मेरी फाइल थी ABC, अब वो पासवर्ड मांग रहा है, मैंने दे दिया 1 2 3। तो यहाँ पर ABC फाइल ओपन हो गई है। सेंड और पब्लिश मैंने बताया था यूज में नहीं आते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन वर्ड में देख सकते हैं, वर्ड के जो लेक्चर्स हैं उसमें। क्लोज हमारी वर्कबुक को क्लोज कर देगा, एक्सेल बंद नहीं होगा, केवल वर्कबुक ही क्लोज होगी। अब ये वाली लाइन आती है मेन्यू बार, होम इंसर्ट वाली लाइन, उसके नीचे आता है स्टैंडर्ड टूल बार। फिर उसके नीचे यहाँ पर दो नई चीजें या फिर ये कह लीजिए डिफरेंट, जो कि वर्ड से अलग होती हैं। पहला आता है नेम बॉक्स, इसे हम नीचे समझेंगे क्या होता है ये। दूसरा आता है उसके पास में फॉर्मूला बार, ये भी देखा जाएगा, इसको भी मैं थोड़ा डीप में आपको समझाऊंगा। अब ये जो आपका पार्ट खुला हुआ है यहाँ पर, ये कहलाती है हमारी वर्कबुक। ये जितनी दिख रही है केवल उतनी नहीं है, इसमें ये जो खड़ी वाली चीजें हैं वर्टिकल ABCD, ये कहलाते हैं आपके कॉलम्स। और ये जो आड़ी चीजें हैं हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, ये सब कहलाते हैं रोज। कॉलम और रोज, खड़े हुए कॉलम, आड़े रोज। और इनकी जो आउटलाइंस हैं, इनकी आउटलाइंस से जो बनता है वो कहलाते हैं छोटे छोटे बॉक्स, वो कहलाते हैं सेल। CELL स्पेलिंग में मिल जाएगी आपको, सेल। ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्स हैं सभी सेल कहलाएंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये सभी कहलाएंगे आपके सेल्स, छोटे छोटे जितने भी बॉक्स हैं। अब प्रत्येक सेल का अपना एक नाम होता है। क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और आपको किसी को बताना हो कि आपकी इस वाली सेल में कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसे कैसे बताएंगे फोन पर? तो आप उसे उस सेल का नाम बताएंगे। नाम कैसे जनरेट होता है? तो नाम हमको दिख जाता है यहाँ पर नेम बॉक्स में, इसीलिए इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। इस वाली सेल का नाम है L12। यहां पर नाम चेंज भी किया जा सकता है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपका कोई प्राइसिंग लिस्ट है, मान लीजिए प्राइस की लिस्ट का नाम है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं L12 की जगह पर। अगर यहां पर कुछ और लिख दिया किसी ने, तो फिर क्या करें? तो फिर नाम हमको पता होगा कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग से, L12। जैसे इस वाली सेल का नाम है F14, इस वाली का है M17। तो ऐसे आपको सेल के नाम पता होने चाहिए। आउटलाइन हटा देता हूं मैं। ये आउटलाइन आपको तभी ऑन करना है जब देखना होगा, वरना इस आउटलाइन को आप बंद रखिएगा। क्योंकि इस आउटलाइन का एक नुकसान ये रहेगा कि आप इस आउटलाइन को ऑन करके यदि भूल गए, जो ये आउटलाइन मैंने अभी खोली थी, इसको ऑन करके आप हटाना भूल गए, तो ये पूरी आउटलाइन प्रिंट होगी। और पूरी आउटलाइन प्रिंट होने से क्या नुकसान है? तो आपको यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 20 या 26 तक, A से लेके Z तक कॉलम है और फिर खत्म हो गया, नहीं। ये असल में जाते हैं XFD 16,438, 16,438 कॉलम्स हैं ये, केवल कॉलम्स। और रोज हैं यहाँ पर 10,48,576, 10,48,576। अब आप 16438 मल्टीप्लाइड बाय 1048576, जो आपका आंसर आएगा उतनी आपकी सेल प्रिंट होगी आपके प्रिंटर से। अगर आपने ये लाइंस नहीं हटाई तो मींस ये लाइंस जहां तक जाएगी वहां तक प्रिंट होगा ये, इसलिए इस लाइंस को हटा देना, नहीं तो फिर ये बाद में बहुत दिक्कत देगा आपको। बढ़ते हैं अब आगे। नीचे आता है हमारा स्टेटस बार, जहां पर शीट बताएगा। आप चाहें तो शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। नई शीट लेना है तो या तो यहां से इंसर्ट कर दीजिए, या फिर यहां पर एक साइन बना हुआ रहता है, इंसर्ट वर्कशीट, नई शीट यहां से आ जाएगी। अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। यहां पर अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी लिख रहा हूं मैंने
इज ए बी, सॉरी, ये मैंने लिख दिया है यहां पर। अब इसको कट करना है, कट और कॉपी। कट मीन्स ये ट्रांसफर होगा, कॉपी मतलब इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करके, इस सेल को सिलेक्ट करके कट करूंगा और कहीं और सेल पर जाकर अगर मैं पेस्ट कर दूंगा तो वो चीज वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। कट पेस्ट। कॉपी क्या करता है, इसी जगह पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और कहीं और जाकर पेस्ट कर दूंगा तो वो चीज वहां भी आ जाएगी, और जहां पहले से रखी थी वहां तो है ही सही, तो इसकी दो कॉपीज बन जाएगी। इसमें पेस्ट अंदर तक जाता है थोड़ा, ये ऑप्शन हम आगे चल के देखेंगे, जब आगे के टॉपिक्स आएंगे तो ये ऑप्शन आपको यूज में आने वाले हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर वर्ड के लेक्चर्स में भी हमने देखा था कि फॉर्मेट पेंटर कॉपी तो करता है लेकिन लिखे हुए को कॉपी नहीं करता है। वो कॉपी किसे करता है, स्टाइल्स को, जो आपने यहाँ पर सेटिंग्स अप्लाई करी है केवल उसको। जैसे यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, अब मुझे यही पूरी सेटिंग्स इस पर भी देना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या हो गई, ये कॉपी हो चुकी है। अब मुझे पेस्ट करना है इसकी सेटिंग्स को, तो यहां पर जाकर मैं क्लिक कर दूंगा, केवल क्लिक करना है। उससे होगा क्या, तो जिस सेल में जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा या फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहला वाला था, सेम सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। ये था आपका फॉर्मेट पेंटर। अभी फिर से आते हैं यहाँ पर, यहां से आपके फॉन्ट चेंज होंगे। ये बेसिक से ऑप्शंस हैं, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये ऑप्शंस में इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेसिक से ऑप्शंस रहते हैं, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा कोई अगर डाउट आता है किसी को एक्सेल में शुरू में, तो उसे ये आता है कि कौन सी सेल सिलेक्ट करना है, कितना डाटा कौन सी सेल में लिखा हुआ है, ये कैसे पहचानेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा डेटा कहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए अब जैसा मेरा लिखा हुआ है माई नेम इज ABC, अब ये माई नेम तक तो ए में आ रहा है, इज ABC बी में जा रहा है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि अगर मुझे इसको माई नेम इज ABC को सिलेक्ट करना है तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दिख ही रहा है सामने, बट ऐसा नहीं है। एक्सेल क्या करता है हमेशा, तो एक्सेल हमेशा आपके खाली स्पेस को यूज करता है। आपका बी खाली था इसलिए उसने ए वाला पूरा जो सेंटेंस था माई नेम इज ABC वो बी में भी दिखा दिया, लेकिन अगर ये बी खाली नहीं होता तो फिर वो यहां पर नहीं दिखाता। अब ये कैसे पता करे कि कहां पर खाली है वो दिखा रहा है या फिर पूरा सेंटेंस इसी में तो नहीं लिखा, हो सकता है इज ABC सही में भी बी में ही लिखा होता, ये कैसे पता करें। तो आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका कंटेंट क्या है, ये पता करने के लिए आप फॉर्मूला बार में देखेंगे। यहां पर आपको हमेशा सेल का कंटेंट बताएगा। वो मैंने ए सिलेक्ट कर रखा, वो बता रहा है माई नेम इज ABC। जैसे ही मैं बी पर जाता हूं वो क्या हो गई, ब्लैंक, मींस जो बी है वो पूरा खाली है, केवल वो खाली है इसीलिए ए वाला पूरा सेंटेंस हमें दिख रहा है। अगर मैं बी में कुछ रख देता हूं, मान लीजिए 5, अब ए वाला जो सेंटेंस है वो आधा छिप गया है क्योंकि अब बी की जगह खाली नहीं रही है। ये देख लीजिए सेंटेंस अभी भी पूरा है बट उसमें आधा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि अब बी खाली नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो देखना ही है, तो फिर आप ये जो बीच की लाइन रहेगी इससे इसे होल्ड करके, प्रेस होल्ड, और फिर इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। जहां तक आपको ड्रैग करना है वहां तक करेंगे तो आपका जो भी मैटर छिपा हुआ है वो आ जाएगा, और बड़ा मैटर है तो और ड्रैग कर लीजिएगा। यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जो बीच की लाइंस रहेंगी मिडिल की, इनसे आपको पकड़कर इससे थोड़ा सा ड्रैग करना होगा। इतना हो गया, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सेल में क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कभी भी आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एक्सेल में जो नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगे, ये ऑप्शन मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इन ऑप्शंस के बाद में यहाँ से आपके मेन ऑप्शंस स्टार्ट होते हैं रैप टेक्स्ट से।
तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।